जैश कमांडर डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा हुआ है। जैश मोहम्मद ने मैडम सर्जन का कोड उसको दिया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि डॉक्टर शाहीन को जैश ने मैडम सर्जन का कोड नेम दिया था, तो उनका नाम लेने के बजाय, इसका नाम लेने के बजाय शाहीन को, डॉक्टर शाहीन शाहिद को ये मैडम सर्जन के नाम से जानते थे, पुकारते थे। ऑपरेशन हमदर्द को अंजाम देने में जुटी थी। शाहीन ऑपरेशन हमदर्द को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। तो 3 कैटेगरी में इसके ऑपरेशन को बांटा गया था। मैडम सर्जन इसका कोड नेम, शाहीन शाहिद इनका जैश ए मोहम्मद की महिला टुकड़ी की अगुवाई कर रही थी। जैश ए मोहम्मद की टॉप कमांडर डॉक्टर शाहीन पर अब तक का सबसे बड़ा यह खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जैश ए मोहम्मद ने डॉक्टर शाहीन को मैडम सर्जन का कोड दिया था। जैश ए मोहम्मद के आतंकी कमांडर डॉक्टर शाहीन संगठन में मैडम सर्जन के नाम से मशहूर थी। शाहीन का काम था दिमागी सर्जरी करना, यानी युवाओं के विचार बदलना, उन्हें धीरे धीरे जिहाद की तरफ मोड़ना। आतंकी कैंपों से लेकर ऑनलाइन चैट ग्रुप तक हर जगह उसका यही नाम गूंजता था। मैडम सर्जन के इशारों पर कई कट्टर मॉड्यूल ऑपरेशन हमदर्द को अंजाम देने में जुटे थे। ऑपरेशन हमदर्द जैश की नई सोच और नया हथियार। इसका मकसद था हमदर्दी दिखाकर महिलाओं को दहशतगर्दी की राह पर ले जाना। डॉक्टर शाहीन ने इस मिशन को 3 हिस्सों में बांटा था। हर महिला की सोच और कमजोरी को समझकर उसके मुताबिक प्लान तैयार किया जाता था। पहली कैटेगरी में उन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को रखा गया था जो आर्थिक रूप से कमजोर थीं, जिन्हें पैसे का लालच देकर दहशतगर्दी के रास्ते पर लाने की प्लानिंग थी। दूसरी कैटेगरी में उन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को रखा गया था जो आमतौर पर बुर्का नहीं पहनती थी और उनकी ख्वाहिश बहुत बड़ी थी। उनको विदेश ले जाने और ख्वाब दिखाने का प्लान था। ऐशो आराम की जिंदगी दिलाने का वादा करने की योजना थी। तीसरी कैटेगरी में उन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को रखा जाता था जो विचारों से कट्टरपंथी थी और आराम से जिहाद के रास्ते पर आ जाती। इन तीनों स्तरों पर शाहीन की टीम काम करती थी और इस पूरी साजिश की सूत्रधार सिर्फ एक, मैडम सर्जन डॉक्टर शाहीन। अब वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद एजेंसियों ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वो आरोपी है डॉक्टर शाहीन का सगा भाई डॉक्टर परवेज। पुलिस परवेज की पूरी कुंडली खंगाल रही है। जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा डॉक्टर परवेज दिल्ली धमाकों की जांच का नया किरदार है। वो अलग बात है कि डॉक्टर परवेज का कनेक्शन डॉक्टर शाहीन से है, क्योंकि परवेज और शाहीन सगे भाई बहन हैं। खबर आई कि दोनों की यूपी के सहारनपुर में कई बार मुलाकात हुई। यही नहीं, पुलिस को शक है कि डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील से संपर्क में था। इसके अलावा डॉक्टर परवेज से डॉक्टर अदील की शादी पर भी पूछताछ हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली धमाकों के कनेक्शन में परवेज और शाहीन यानी दोनों भाई बहन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के पैतृक आवास पर। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये उनका मकान है, 121 नंबर मकान है। और डॉक्टर परवेज को जांच एजेंसी फरीदाबाद दिल्ली लेकर जा चुकी है। और बताएं तो डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज दोनों से आमने सामने बैठाकर आज जांच एजेंसी पूछताछ कर सकती है। सबसे पहले हम तस्वीर दिखाएं तो लोकल पुलिस इस वक्त यहाँ पर स्पॉट पे मौजूद है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पैतृक आवास है डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज का। लोकल पुलिस लगातार यहाँ पर मुस्तैद हैं। डॉक्टर परवेज को एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के तुरंत बाद
पुलिस डॉक्टर परवेज को फरीदाबाद से दिल्ली ले गई थी, जहां उसे और उसकी बहन दोनों से सवाल जवाब का प्लान है। लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर परवेज ने 2015 तक आगरा में नौकरी की। 2016 में डॉक्टर परवेज ने वहां से इस्तीफा दिया और करीब 1.5 साल तक गायब रहा। खबर आई कि डॉक्टर परवेज ने मालदीव और लखनऊ में भी नौकरी की और पिछले कुछ समय से वो सहारनपुर में क्लिनिक चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सहारनपुर में डॉक्टर परवेज की अपनी बहन शाहीन से कई बार मुलाकात हुई और उन मुलाकातों में क्या बातें हुई, पुलिस को यही पता लगाना है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन को दिल्ली धमाकों की उन अहम कड़ियों में से एक माना जा रहा है जिसने प्लानिंग और धमाके को अंजाम देने में बड़ी भूमिका निभाई। खबर है कि डॉक्टर परवेज का पता लगाने के लिए जांच एजेंसी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकती है, क्योंकि डॉक्टर परवेज अंसारी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ही डॉक्टर था और पढ़ाता था। लेकिन दिल्ली धमाके से 7 दिन पहले डॉक्टर परवेज ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया। एजेंसियों के सूत्र ने बताया कि परवेज का पूरे आतंकी नेटवर्क से ठीक ठाक कनेक्शन है और वो अपनी बहन शाहीन के लगातार संपर्क में था और उसी के इशारे पर अचानक गायब हुआ। पुलिस को शक है कि परवेज को पूरी साजिश की जानकारी पहले से थी और इसलिए परवेज के संपर्क में कौन कौन था, इसके बारे में एटीएस पता लगा रही है। एटीएस ने परवेज के कई साथी डॉक्टरों के बारे में भी इंक्वायरी की है। यानी शाहीन तो शाहीन, उसका भाई परवेज भी डॉक्टरों की उस जमात में शामिल हो गया जिन पर 10-11 की साजिश में शामिल होने का शक है। तो शाहीन के हर कनेक्शन की पुलिस जांच करेगी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां शाहीन को जबरदस्त कट्टरपंथी मान रही है और उन्हें शक है कि शाहीन डॉक्टरों की टीम के जरिए केवल आतंकी साजिश ही नहीं रच रही थी, बल्कि आतंक के खेल में महिलाओं की ब्रिगेड को भी खड़ा करना चाहती थी। आतंक की महिला ब्रिगेड बनाना चाहती थी शाहीन। जैश के आकाओं के इशारे पर काम। एलटीटीई जैसे संगठन बनाने की थी तैयारी। दिल्ली धमाके के अहम किरदारों में से एक डॉक्टर शाहीन के बारे में हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है। सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर शाहीन भारत में एलटीटीई जैसा संगठन बनाने की प्लानिंग कर रही थी, या यूं कहें कि वो भारत में आतंक की महिला ब्रिगेड बनाने की प्लानिंग कर रही थी। इसके लिए वो यूपी के सहारनपुर और हापुड़ में जगह ढूंढ रही थी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में रिक्रूट सेंटर बनाना चाहती थी, जिसके लिए उसने कई जगहों की खाक छानी। खबर आई कि शाहीन को इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए जैश से फंडिंग हो रही थी, क्योंकि उसे मुस्लिम लड़कियों को जिहाद की जंग में धकेलने का आदेश मिला था और इस काम में शाहीन कई लोगों की मदद ले रही थी। सूत्रों ने बताया कि शाहीन का भाई परवेज इस काम में उसकी मदद कर रहा था और इसीलिए एटीएस की टीम ने परवेज को भी धर दबोचा। यही नहीं, खबर आई कि यूपी एटीएस उन सभी जगहों पर जाएगी जहां-जहां डॉक्टर शाहीन गई थी। इसके अलावा डॉक्टर शाहीन ने जिन लोगों से मुलाकात की और लोकेशन पर गई, वो सभी यूपी एटीएस के रडार पर हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां शाहीन को हार्डकोर रेडिकलाइज्ड यानी तगड़ी सोच वाला कट्टरपंथी मानकर आगे बढ़ रही हैं। और शाहीन का हर प्लान और उसकी टीम डी यूपी एटीएस के रडार पर है। खबर आई है कि जांच एजेंसियों ने शाहीन की टीम डी को डिकोड कर लिया है और ये जानकारी मिली है शाहीन के चैट बॉक्स से। सूत्रों के मुताबिक शाहीन के चैट बॉक्स में टीम डी का जिक्र किया गया है। इसके अलावा चैट बॉक्स में कुछ कोड वर्ड भी थे। इसके मुताबिक आतंकियों के लिए शाहीन स्पेशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल करती थी और उसने अपने चैट बॉक्स में हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, फिजिशियन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा पैसों के इंतजाम के लिए ऑपरेशन की तैयारी शब्द का इस्तेमाल किया गया। छोटे हथियार के लिए मेडिसिन स्टॉक शब्द का प्रयोग किया गया।
रेकी वाली जगह के लिए ऑपरेशन थिएटर शब्द का इस्तेमाल किया गया। जानकारी के मुताबिक शाहीन इन्हीं कोड वर्ड्स के जरिए टीम डी से जुड़े आतंकियों से बात करती थी और इसीलिए यूपी एटीएस की टीम शाहीन की टीम डी से जुड़े लोगों को ढूंढ रही है। अब वहीं दिल्ली दहलाने की साजिश 1 या 2 दिन का प्लान नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने एक मुकम्मल प्लान तैयार किया था। हर मकसद के लिए एक अलग प्रोफेशनल का सिलेक्शन हुआ था। अब हम जो बातें आपको बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं उससे आपको मालूम पड़ेगा कि पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाली इस डॉक्टर गैंग ने कैसे अपने मंसूबों को अंजाम दिया। डॉक्टर गैंग को मौलवी इरफान अहमद ऑपरेट कर रहा था, जो जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला था। ये वो शख्स है इरफान, जो पहले एक पैरामेडिक हुआ करता था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में। फिलहाल नौगांव की एक मस्जिद का इमाम है। अभी पुलिस ने इसको डिटेन किया हुआ है। इसका मकसद था मेडिकल प्रोफेशन को कट्टर विचारधारा से जोड़ना। दिल्ली ब्लास्ट केस में मास्टरमाइंड यही शख्स है। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों का सिलेक्शन इसी ने किया। इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है डॉक्टर उमर नबी, जो इन सब में सबसे ज्यादा कट्टर था, सबसे ज्यादा रेडिकलाइज था। ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था और इसका मकसद विस्फोटक वाली कार को ठिकाने लगाना था। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल कार को भी उमर ही चला रहा था और इन सब में सबसे ज्यादा फिदायीन अटैक्स की बात करने वाला यही शख्स है। और लाल किले के पास कार में ब्लास्ट हुआ। डॉक्टर की इस हिट लिस्ट में तीसरे नंबर पर है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ताल्लुक रखता था। उमर नबी का करीबी उसका दोस्त था और यह भी फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। आतंक के आकाओं ने इसे विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी दी थी। स्टॉक पाइलिंग जो कहते हैं, धीरे धीरे इसको जोड़ना, जमा करके छुपा के रखना, यह काम इसके हाथ का था मुजम्मिल का। फरीदाबाद में जिस किराए के कमरे में मुजम्मिल रहता था वहां से ही 360 किलोग्राम विस्फोटक मिला था। बाद में मुजम्मिल की निशानदेही पर कई हथियार भी बरामद किए गए। जैश की महिला ब्रिगेड में शाहीन भी शामिल है। इस ग्राफिक को आगे बढ़ाते हैं। उमर नबी के बाद मुजम्मिल की बात हो चुकी है, मुजम्मिल के बाद शाहीन की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली है। तो ये मुजम्मिल शकील की भी हम बात कर चुके हैं। अब आगे डॉक्टर शाहीन की बात करते हैं, जो लखनऊ की रहने वाली है, फार्माकोलॉजी की प्रोफेसर है, जिसकी दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के साथ सांठगांठ देखी जा रही है। और ये जैश की महिला ब्रिगेड की आका है, मैडम सर्जन इसका कोड नेम है। पहले लखनऊ वाले घर से इसके गाड़ी का जो एक गाड़ी है इसकी, उसमें AK-47 बरामद हुई। शाहीन ने 2006 से 2013 तक नौकरी की और फिर अचानक गायब भी हो गई। ये पहले शादीशुदा थी, उसका तलाक हो गया। इसके पहले पति ने कहा इसका इससे कोई लेना देना, इसको पता भी नहीं था। लेकिन उसके बाद ये क्या क्या करती है। डॉक्टर गैंग की ये मंडली में डॉक्टर आदिल अहमद भी है, यानी कि मैडम सर्जन के बाद ये चौथा नाम आदिल अहमद, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और यूपी के सहारनपुर में क्लिनिक चला रहा था। जैश की तरफ से इसे वेस्ट उत्तर प्रदेश में आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की जिम्मेदारी मिली थी और ये सहारनपुर में डेरा जमाने की सोच रहा था। आदिल का आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के साथ संबंध भी निकल के सामने आया है। आदिल के अनंतनाग अस्पताल के लॉकर से AK-56 भी बरामद हुई है और ये आदिल ये इरफान के अंडर ट्रेनी था, पढ़ चुका है। जब इरफान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में पैरामेडिक होगा, इरफान कौन, मौलवी नौगाम का, जो इसका मास्टरमाइंड है, इन सबको रेडिकलाइज करने का काम उसी ने किया। अब पांचवा डॉक्टर निसार उल हसन, अगला किरदार, जो महाराजा हरि सिंह कॉलेज का बर्खास्त प्रोफेसर है। निसार उल हसन, आगे बढ़ाते हैं इसको। निसार उल हसन वो शख्स है जिसको जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट सर्विस से हटा भी दिया गया था। इसे कॉलेज से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर आरोप से निकाल भी दिया गया था।